ये जेनजी शब्द जितना मशहूर हुआ नेपाल के इस कांड से, शायद पहले इतना मशहूर कभी नहीं हुआ था। I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. Rise and shine. उनमें यूथफुल वार्म तो है, लेकिन पेशेंस और एक्सपीरियंस नहीं है। प्रचंड के घर डैमेज कर दिए गए हैं। उनके मिसेज के साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। ऐसी सिचुएशन में डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव करेगी? आपका 16% लिटरेसी रेट है, आपका जो यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मात्र 32 ईयर्स है। आप डेमोक्रेसी नहीं हो सकते हो, क्योंकि देखिए ऊँट किस करवट बैठेगा कुछ भी डिसाइड करना मुश्किल है अभी। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं विशेष रूप से नेपाल की इस ट्रेजिक घटना डिस्कस करने आपके साथ आया हूं। मैं स्टूडेंट्स, एक डेमोग्राफिक डिविडेंस कैसे डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण नेपाल है। मैं नेपाल को बहुत पहले से देखता आ रहा हूं। जो मैं कल अचानक परसों जब मुझे ये घटना अचानक दिखी न्यूज़ में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई एक ऐसी मूवी देख रहा हूं जिसमें यूथ निहिलिज्म अपनी पराकाष्ठा पर है। बार बार न्यूज आ रहा था जेनजी, जेनरेशन जेड। ये जेनजी शब्द जितना मशहूर हुआ नेपाल के इस कांड से, शायद पहले इतना मशहूर कभी नहीं हुआ था। तो एक्चुअली इसकी वजह में अगर हम जाते हैं तो आप लोग न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल मीडिया के भी न्यूज़ आप सुन रहे होंगे। तो ये तो बहुत घिसी पिटी बात हो गई कि 26 जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स थे, उनको जब गवर्नमेंट ने यूट्यूब से लेकर एक्स तक जितने भी इस तरह के नेटवर्किंग साइट्स थे उनको बैन किया, तो यूथ में इसका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन की वजह सिर्फ यही नहीं थी कि उनके न्यूज़ को सेंसर किया गया, उन्हें उनसे वंचित किया गया, बल्कि उसका डिसकंटेंटमेंट की वजह यह भी हो सकती है कि आज के जो यूथ्स हैं उनमें से बहुतों के लाइवलीहुड का साधन भी सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। अब अगर उसको बैन कर दिया जाता है तो उनका लाइवलीहुड भी उससे प्रभावित होगा, उनका जीविकोपार्जन पर भी इसका प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी इसकी जड़ बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। अगर इसकी जड़ में हम जाते हैं तो सबसे लगता है नेपाल का डेमोग्राफिक डिजास्टर। कोई भी कंट्री को डेमोग्राफिक डिविडेंस एक संयोग से मिलता है। इट इज ए मैटर ऑफ संयोग। आज आप मैटर ऑफ चांस, आज आप देखिए जापान की स्थिति देखिए, अमेरिका भी उसी स्थिति में, यूरोपियन कंट्रीज उसी स्थिति में आ रहे हैं। जब हमारा पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन जब एजिंग हो जाता है तो खाने वाले दांत नहीं, दुखने वाले दांत रहते हैं। लेकिन जब खाने वाले दांत होते हैं और उनको चबाने के लिए अनाज नहीं मिलता है तो दांत बड़े खतरनाक हो सकते हैं। नेपाल उसी का एग्जाम्पल है। पूरे 40%, मतलब 40 इयर्स के एज में वहाँ का 43% पॉपुलेशन है, एंड दैट इज विद इन। अगर आप देखें तो पहले वाले अगर पैरामीटर को देखें 2025 में, तो नेपाल के एक अलग गवर्नमेंट ने उसके पैरामीटर्स को ही चेंज करके 18 to 35 बना दिया है। अन्यथा अगर 16 to 40 ईयर्स को, उस यूथफुल एज को अगर आप देखें तो
1% नेपाल का पॉपुलेशन था जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जॉबलेस ग्रोथ था। जो नेपाल जो अपने प्राकृतिक संपदा में इतना रिच हो, नेचुरल उनके जो रिसोर्सेस इतना हो, टूरिज्म का इतना बड़ा वो एक नर्व सेंटर रहा हो, वहाँ यूथ का इस कदर अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहाँ से यूथ का माइग्रेशन हो रहा है, अपने देश में जॉब नहीं मिल रहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं। हमने अपने गौर से नेपाल में देखा है, क्योंकि नेपाल में हमारे एक बहुत ही क्लोज काठमांडू में रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पर आना जाना मुझे बहुत शुरू से रहा है और मैं उनके नेपाल के एक्टिविटीज़ को तकरीबन 2004 से देख रहा हूँ। और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो न्यूज़ में पढ़ता था और टीवी में देखता था 1990 का वो मूवमेंट, जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में था। उस समय नेपाल में प्रजातंत्र की पहली हवा चली थी, जब मोनार्की के अगेंस्ट में उंगलियां उठी थी और डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट हुआ था, और तब भारत के कई राजनीतिक दलों ने उसे समर्थन किया था। हमें अभी तक याद है कि चंद्रशेखर, जो भारत के कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उसने भी उस मूवमेंट में एक्टिव सपोर्ट किया था। तो 1990 का वो परिदृश्य भी हमें याद है। फिर उसके आगे हमने देखा कि किस तरह से 2005 में जब वहाँ के मोनार्की के अगेंस्ट में मूवमेंट चला था, तो यूथ उस समय कितने उत्साहित थे। और उस समय दिल्ली में जो बैठक हुई और बाद में कैसे माओइस्ट को हथियार डलवाया गया, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल किया गया। 2008 में नेपाल रिपब्लिक बना। हम याद है ये कितना सुखद संयोग है कि जिस दिन नेपाल को रिपब्लिक घोषित किया गया था, उस दिन संयोग से मैं काठमांडू में ही था, अपने रिलेटिव के यहाँ गया था। वहाँ यूथ में वहाँ जो उत्साह देखता था कि नेपाल रिपब्लिक भयो, नेपाल गणतंत्र भयो, इस तरह की यूथ में नारेबाजी चल रही थी और लग रहा था कि नेपाल में एक नई चीज़ें करवटें ले रही है। अब नेपाल एक डेमोक्रेसी के युग में आ गया। कोई आदमी अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट पढ़ते थे कि दुनिया से एक मोनार्की चली गई, और वास्तव में 21वीं सेंचुरी में के बिगनिंग में कोई मोनार्की एग्जिस्ट कर रही हो, ये वास्तव में बड़ी अजीब बात थी साउथ एशिया में। क्योंकि भूटान में भी आप देखेंगे तो भूटान में भी मोनार्की है, लेकिन भूटान की जो मोनार्की है और वहाँ के सिचुएशन से बहुत हद तक एडजस्ट कर चुका है। नेपाल का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट था, वहाँ पर मोनार्की का होना, और उसमें हमें याद है जो पैलेस किलिंग हुई थी उसमें मोनार्की की और भी काफ़ी बदनामी हो गई थी, जिसमें किंग वीरेंद्र के जो पूरे फैमिली उसमें मारे गए थे और फिर ज्ञानेंद्र किंग बने। तो उस समय का सिचुएशंस हमें बिल्कुल ही एक पर एक दूसरी घटना याद है। यूथ के लिए वो एक भविष्य के लिए एक सुखद करवटें थी। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय बहुत सारे ऐसे जो 99 में पैदा हुए तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। अभी तो बालेन शाह जो अभी मेयर है वो भी 1990 के पैदाइश हैं, जो काठमांडू के मेयर हैं और जो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की रेस में भी हैं। लेकिन 2008 में भी जो पैदा हुए, उसके बाद जो पैदा हुए, वो भी अभी यूथ हैं। लेकिन मोनार्की को जाने के बाद सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में कोई सुधार ना होना, 2008 के बाद 13 गवर्नमेंट को एक के बाद दूसरे आता जाता, बहुत आप देखेंगे 3 पार्टियां, नेपाली कांग्रेस, एक CPI-ML, एक आप देखते हो माओइस्ट, नेपाली यू कैन से CPM माओइस्ट। तो इन तीनों की जो तिकड़ी थी उसमें कभी 2 पार्टी मिलकर अपॉर्चुनिस्ट एक अलायंस बन जाता और जैसे तैसे सरकार को खींचे जाते, करप्शन के अड्डे बन गए और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके चेहरे पर धब्बे लग गए। मतलब कहीं भी उनका एक इमेज टार्निश हो गया पब्लिक की नज़र में। और एक ऐसे पुअर कंट्री के रिसोर्सेस कुछ 2-4 लोगों के पास होना, ये अपने आप में आई कैचिंग था यूथ के लिए। इसलिए सोशल मीडिया का एक तरह से प्रचार के लिए नेपोटिज्म के अगेंस्ट में आप एक देखेंगे, आपको पत्रकारों से या फिर आपके सोशल मीडिया पर भी एक टर्म मिलेंगे, आप एक तरह से नेपो किड्स का मतलब है कि वैसा बच्चा जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हो, और पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बीच जो भाई भतीजावाद है, उस भाई भतीजावाद से कैसे कुछ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। धीरे धीरे युद्ध सुलगते गए, इतना बड़ा विस्फोट होने वाला था इसका अनुमान किसी को नहीं था, और अंत में वो विस्फोट हुआ। In the heart of Kathmandu, a digital rebellion is now a full-blown street revolution.
जो पूरे साउथ एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली है। और बाकी जितने भी डेमोक्रेसी हैं और ख़ास कर जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी हैं, उनके लिए काठमांडू और नेपाल की यह घटना उनके लिए एक लेसन है। लेसन यह है कि डेमोक्रेसी का मतलब है प्रो पीपुल्स गवर्नमेंट, एंड जो डेमोक्रेसी की परिभाषा दी जाती है, जो उस परिभाषा से डेमोक्रेसी हट जाती है, तो किस प्रकार का डिजास्टर एक कंट्री में आ सकता है, उसका ज्वलंत एग्जाम्पल नेपाल है। अब देखिए, अब जिस मोड़ पर नेपाल खड़ा हो गया है, जॉबलेस ग्रोथ, अब यहाँ डेमोक्रेसी भी आई। 1990 में डेमोक्रेसी की पहली लहर चली, 2008 में नेपाल रिपब्लिक बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हुआ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी जो आप देखेंगे जिस तरह के कन्फ्लिक्ट उभर कर आए, वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक थे। अब एक मधेसी पॉपुलेशन, आप समझ सकते हैं, जो पॉपुलेशन वास्तव में जिनकी जनसंख्या लगभग 65% है, उनको कम सीट देने की बात हो रही है, और जो एक मतलब हिली पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन कम है, लेकिन डेमोक्रेसी की वन मैन वन वोट के नॉर्म्स की अवहेलना हो रही है, वन मैन वन वैल्यू की अवहेलना हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करेगी? अब देखिए, जहाँ तक इंडिया, थोड़ा पीछे चलते हैं, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी और हमने भी जब डेमोक्रेसी बनाने की बात की थी, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने चेताया था हमें कि देखिए, आप डेमोक्रेसी के लायक नहीं हैं। आपका लिटरेसी, जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ही, क्लीमेंट एटली ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को सजेस्ट किया था कि आपका 16% लिटरेसी रेट है, आपका जो यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मात्र 32 ईयर्स है, आप डेमोक्रेसी नहीं हो सकते हो। डेमोक्रेसी के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट चाहिए, एक खास प्रकार का जब आर्थिक सामाजिक विकास हो जाता है तभी कोई प्रजातंत्र के रूप में फल फूल सकता है। लेकिन हमने जिद ठानी और पूरी शिद्दत के साथ हमारे नेताओं ने प्रयास किया। हम डेमोक्रेसी ही नहीं हुए, बल्कि पिछले 7.5 डेकेड से एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के रूप में दुनिया को दिखाया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि नेशनल मूवमेंट के दरमियान हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डेवलप की थी। नेपाल रिपब्लिक भी ले आया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, लेकिन नेपाल में एक चीज़ नहीं आ सकी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और उसी का नतीजा आज नेपाल को भुगतना पड़ा। अब नेपाल जिस मोड़ पर खड़ा है, आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जैसी पार्टी है जो कह रही है मोनार्की को रिस्टैब्लिश करिए। मैं तो समझता हूं कि अगर 21st सेंचुरी में नेपाल में मोनार्की, जिसको वैसा चांस बहुत कम दिख रहा है कि मोनार्की रिस्टैब्लिश होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखिए ऊँट किस करवट बैठेगा कुछ भी डिसाइड करना मुश्किल है अभी, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये 21st सेंचुरी में एक बहुत नेगेटिव एग्जाम्पल होगा कि कोई कंट्री मोनार्की से रिपब्लिक हो जाए और रिपब्लिक से फिर दोबारा रिवर्ट करके वो फिर मोनार्की पर चला जाए। तो दैट वाज ए सेटबैक टू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक वैल्यू का इतना बड़ा अपमान फिर कभी नहीं देखने को मिलेगा, और यह पूरी दुनिया के लिए चेताने वाली बात होगी। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का दुखद संयोग ना हो। अब है कि नेपाल में क्या है, क्योंकि आर्मी उतर चुकी है, आर्मी ने भी पीस को किसी तरह से कर्फ्यू लागू करके वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। यूथ जेनजी से उसकी वार्ता हो रही, जनरेशन जेड के साथ, लेकिन जेनजी की कुछ मांगे वो चौंकाने वाली है, जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। अब एक सेकुलर स्टेट से फिर वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह भी एक बैकवर्ड, मतलब या कह सकते हैं कि एक तरह से यह फॉरवर्ड लुकिंग नहीं, एक बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है। तो यह भी एक दुर्भाग्यजनक की स्थिति होगी। अब कुछ लोग मोनार्की के फेवर में भी बात कर रहे हैं, वह भी दुखद संयोग है। एक दो कैंडिडेट्स के नाम उभर कर आए हैं, जैसे सुशीला कार्की है जो पहली महिला न्यायाधीश हैं, उनका नाम उभर कर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। खैर चलिए, वो भी अगर है तो गनीमत है। अगर फिर आप आगे देखिए, बालेंद्र शाह का नाम आ रहा है जो कि
काठमांडू के मेयर हैं। तो ये सब कुछ एक नाम है, लेकिन अभी सभी कुछ भविष्य के घर में है क्या होगा। लेकिन जो उस समय जेनजी मांग कर रहे हैं कि 2 मंथ्स में कॉन्स्टिट्यूशन बने, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनमें यूथफुल वार्म तो है लेकिन पेशेंस और एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो इतनी जल्दबाजी करेंगे तो वैसे ही डेमोक्रेसी ध्वस्त हो सकती है जैसे हमको बांग्लादेश में देखने को मिला। श्रीलंका ने भी यही समस्या झेली, बांग्लादेश ने भी यही समस्या झेली, और कहीं ऐसा न हो कि नेपाल में भी परमानेंट इनस्टेबिलिटी एंड अनरेस्ट आ जाए। और यह हम भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य होगा, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों से 2022 में उसने श्रीलंका में अफेयर्स को देखा, 2025 में बांग्लादेश में जो हुआ, 2024 में, और वह जो बांग्लादेश की जो घटना है वो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और वो सेटबैक ऐसा है कि हमारे नेबरहुड में हमारा एक फ्रेंडली कंट्री ही नहीं निकल गया, एक अनस्टेबल कंट्री हो गया, और उस अनस्टेबल कंट्री ने हमारे बॉर्डर के लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी। अगर नेपाल में अगर परमानेंट इनस्टेबिलिटी रह जाती है तो ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ, एक वहाँ से बहुत ज़्यादा जनसंख्या का माइग्रेशन होगा। आज भी आप देखते हैं कि बिहार का इलेक्शंस हो रहा है, आप उसमें आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन देख रहे हैं, तब तो ये घटना और भी बढ़ जाएगी, सिटीजन नॉन सिटीजन का विवाद शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज आ जाएगा, ये सारी समस्याएं आ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ सकता है। इंडिया अभी वेट एंड वॉच कर रहा है, क्योंकि अभी इंडिया का कोई खास रोल वहाँ नहीं है, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब कटघरे में आ चुके हैं। उस पर यूथ ने हमला करके एक एक लीडर्स को निशाना बनाया है। आप समझ सकते हैं, प्रचंड के घर डैमेज कर दिए गए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स को आप देखिए, माधव कुमार नेपाल हो या शेर बहादुर हों या जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, आप तो खलनाथ झलनाथ खनल का आपने जो उनके मिसेज के साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, और इसके लिए हर लोग इस बात पर आंसू बहा सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज कटघरे में खड़े हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है, और जो मोनार्क है वो बार बार अपील कर रहे हैं ज्ञानेंद्र शांति के लिए, लेकिन भारत और मोनार्की के बीच एक अच्छा रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ रिपब्लिक बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। हमने यहाँ पर जो माओइस्ट हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया है, और हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच एक प्रकार का रिपोर्ट कायम किया था। आज वो कोई पॉलिटिकल पार्टी आज क्रेडिबिलिटी उनकी रह नहीं गई, मोनार्की से हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसलिए अभी हम पूरी घटना को दूर से ही देख सकते हैं। उसके अंदर अमेरिका की तरह मेडलिंग करने की आदत तो इंडिया को नेबरहुड में है नहीं। हाँ, अगर नेपाल ने, काठमांडू ने इंडिया से मदद मांगी तो इंडिया ज़रूर जाएगा, और जैसा भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है इंडिया देगा। फिलहाल वो नहीं मान रहे, इंडिया उसको पीसफुली वॉच कर रहा है, बट इंडिया बार बार अपील कर रहा है कि आप पीसफुल इसका सलूशन ढूंढिए, वो सब के लिए, सभी के लिए अच्छा है। नेपाल में भी हम उम्मीद यही करते हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ बची रहे, ना तो मोनार्की की तरफ स्विच ओवर करे, ना फिर दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, बल्कि एक ऐसा सेकुलर प्रोग्रेसिव नेपाल बने जहाँ यूथ का भविष्य उज्जवल हो और साउथ एशिया में पीस प्रिवेल करे। नेपाल का अनस्टेबल होने का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। चाइना का इंटरवेंशन हो सकता है, यूएसए का इंटरवेंशन हो सकता है। अगर चाइना का होगा तो यूएसए का इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा। फिर इंडिया के नेबरहुड में है तो इंडिया को भी मजबूरी में उसमें इंटरवेन करना पड़ेगा, और ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी। इसलिए मैं इस लेक्चर को यही समाप्त करना चाहूँगा एक अच्छे भविष्य की कामना के साथ। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।